जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अगली बार अगर पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ओपनिंग करेगी इंडियन नेवी। HAL यूएस फर्म GE के साथ 113 जेट इंजन्स की डील साइन करने के लिए तैयार। प्रोजेक्ट कुशा की M1 इंटरसेप्टर को टेस्ट किया जाएगा 2026 में। भारतीय रक्षा मंत्री ने मिलिट्री के साथ साथ पूरे देश को ही युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा। और 2030 तक भारतीय नौसेना के पास होगी 300 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइल्स को एक साथ लॉन्च करने की क्षमता। तो जैसे कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 फाइटर्स की खरीद को मंजूरी दी थी, तो अब उन्हीं एडिशनल तेजस मार्क 1 फाइटर्स के लिए HAL यूएस फर्म GE एरोस्पेस के साथ एडिशनल 113 GE F404 इंजन्स की खरीद के लिए डील साइन करने के लिए तैयार है। और ये डील लगभग $1 बिलियन की होने वाली है और जिसे अगले महीने यानी कि सितंबर तक साइन किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि जो तेजस मार्क 1 का पहले वाला ऑर्डर था जिसमें टोटल 83 एयरक्राफ्ट शामिल हैं, तो उन एयरक्राफ्ट के लिए GE के साथ 99 इंजन्स को लेकर डील साइन हुई थी और उन 99 इंजन्स में से अभी तक केवल 3 ही इंजन्स भारत को मिले हैं। और अभी केवल इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष दिसंबर तक GE कम से कम 12 इंजन्स भारत को डिलीवर कर देगी। और बाकी फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि एडिशनल तेजस मार्क 1 फाइटर्स के लिए जो ये एडिशनल इंजन्स की डील साइन होने वाली है तो इनकी डिलीवरी समय के अनुसार पूरी की जाएगी। तो इस बात की हम केवल फिलहाल अभी उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस बात की उम्मीद जताई गई है कि जो GE एरोस्पेस है वो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए अगले साल से 20 इंजन्स हर साल डिलीवर करेगी। बाकी एक अपडेट यह है कि मिशन सुदर्शन चक्र के हिस्से के तौर पर अगले साल से जो भारत है वो न्यू जनरेशन के इंटरसेप्टर मिसाइल्स को टेस्ट करेगा, जो कि प्रोजेक्ट कुशा के अंडर टेस्ट की जाएंगी। और इसी मामले पर जारी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है, जो M1 इंटरसेप्टर है जिससे दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस को लगभग 150 किलोमीटर की रेंज पर इंटरसेप्ट करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो ये इंटरसेप्टर 2026 में टेस्ट किया जाएगा और फिर इसी तरह से उसके अगले साल यानी कि 2027 में M2 इंटरसेप्टर को टेस्ट किया जाएगा जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक होगी। फिर इस तरह से 2028 में M3 टेस्ट होगा जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होगी। और DRDO ने इन तीनों के ट्रायल्स 2028 तक कंप्लीट करने की योजना बनाई है ताकि सिस्टम को 2030 तक औपचारिक रूप से इंडक्ट किया जा सके। और 2028 तक प्रोजेक्ट कुशा के तहत इन तीनों लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अलावा इससे संबंधित जो भी अन्य सिस्टम्स हैं तो उनके भी डेवलपमेंट को कंप्लीट किया जाएगा। और भारत का नया लॉन्ग रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फुली ऑटोमेटेड होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय नौसेना अलग अलग रेंज के काउंटर ड्रोन सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज के अटैक वेक्टर्स को खरीदने की प्रोसेस में है। और ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस के साइडलाइंस मीडिया के साथ बात करते हुए नेवी के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि जो वॉरशिप्स एक्सपेंसिव सरफेस टू एयर मिसाइल से इक्विप्ड होती हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर रन कर रही है, तो अपने इस लिमिटेड आर्सेनल को हम कॉम्बैट में लो कॉस्ट के UAVs के खिलाफ खर्च नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से लो कॉस्ट UAVs थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए हमें अपने खुद के सिस्टम्स विकसित करने होंगे, खास तौर पर काउंटर UAVs जो कि हमें इन लो कॉस्ट के ड्रोन्स को टेक डाउन करने में मदद करें। बाकी ऑपरेशन सिंदूर से नेवी ने भी कई सारे लाइसेंस लिए हैं जिन्हें नेवी में इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। और जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन नेवी की भूमिका पर बात करते हुए डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की तरफ से बताया गया है कि कैसे भारतीय नौसेना ने फुली लोडेड वॉरशिप्स और सबमरीन्स के साथ साथ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें 15 MiG-29 के फाइटर्स भी शामिल थे तो उनके साथ फॉरवर्ड पोस्चर को अपनाया था। और इसी पोस्चर के परिणाम स्वरूप जो पाकिस्तानी नौसेना थी तो उनको घेर लिया गया था। और भारतीय नौसेना की रणनीति काफ़ी बेहतरीन तरीके से सफल भी हुई, जिसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नेवी को उसकी कोस्ट तक पीछे धकेल दिया था और उनके पास मनोवर्स करने की कोई फ्रीडम नहीं थी और न ही उनके पास इतनी हिम्मत थी कि वो बाहर निकल के सामने आ सके। और जबकि इसी तरह से कल मंगलवार को विशाखापट्टनम में INS उदयगिरी और INS हिमगिरी की कमिश्निंग सेरेमनी के दौरान इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का भी कहना था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अगली बार पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय नौसेना ही ओपनिंग करेगी। और जबकि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जो भारतीय नौसेना है वो 2030 तक अपनी पूरी फ्लीट को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इक्विप करने के लिए ऑन ट्रैक है। और 2030 के अंत तक जो इंडियन नेवी की लगभग 20 स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं तो वो ब्रह्मोस के साथ ऑपरेट कर रही होंगी। और अगर आप डिस्ट्रॉयर्स को भी काउंट करेंगे तो फिर 2030 तक भारतीय नौसेना के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी होगी जिसकी मदद से वो एक साथ 300 से भी ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल्स को लॉन्च करने में सक्षम होगी। आप समझ सकते हैं कि एक साथ 300 ब्रह्मोस मिसाइल्स को लॉन्च करने का क्या मतलब है। उनको रोकना पाकिस्तान के लिए बहुत दूर की बात है, चीन के लिए भी बहुत मुश्किल है। 28 अगस्त 2025 से 10 सितंबर 2025 तक
मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस और हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के 700 से अधिक पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे। और इस ड्रिल के दौरान कई अलग अलग तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाने वाला है, जैसे कि तीनों सर्विसेज द्वारा लाइव फायरिंग कंडक्ट की जाएगी, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तीनों की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को प्रदर्शित करेगी। इसके अलावा संयुक्त रूप से प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, तो इसको बढ़ाने के लिए कमांड पोस्ट एक्सरसाइज भी कंडक्ट होंगी। मॉडर्न वॉरफेयर के अलग अलग पहलुओं पर फोकस करने के लिए तीनों सर्विसेज शॉर्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी कंडक्ट करेंगी और कंटेम्प्रेरी मिलिट्री ऑपरेशंस के मल्टीपल डोमेन्स पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इंटरेक्शंस भी कंडक्ट किए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ब्राइट स्टार इजिप्ट द्वारा होस्ट की जाने वाली एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, जिसे वे 1980 से ही यूएस के सहयोग के साथ कंडक्ट करते आ रहे हैं और इस रीजन की सबसे लार्जेस्ट ट्राई सर्विस मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में भी आती है। और इस बार के एडिशन में लगभग 40 से अधिक नेशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपनी तरह के पहले ट्राई सर्विस सेमिनार रण संवाद के दौरान सीडीएस के द्वारा स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशंस और एयरबॉर्न और हेलीबॉर्न ऑपरेशंस के लिए जॉइंट डॉक्ट्रिन्स को रिलीज किया गया है। जॉइंट डॉक्ट्रिन का मतलब हुआ एक तरह की कॉमन रूल बुक या फिर गाइडलाइन, ताकि तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और भी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकें। और ये वाले डॉक्ट्रिन मुख्य रूप से स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशंस, जिसमें आर्मी की पैरा एसएफ, नेवी की मार्कोस और एयरफोर्स की गरुड़ एसएफ आती है, तो इनके द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले मिशंस और एयरबॉर्न और हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, तो इनके लिए मुख्य रूप से डॉक्ट्रिन जारी की गई है, जो कि हाई रिस्क मिशंस के दौरान कोऑर्डिनेशन, स्पीड और इफेक्टिवनेस को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से इंप्रूव करेगा और ये भारत को और भी कॉम्प्लेक्स मिशंस परफॉर्म करने के लिए तैयार भी करेगा। बाकी इसी रण संवाद सेमिनार को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि केवल मिलिट्री को ही नहीं बल्कि पूरे देश को ही सडन और अनप्रिडिक्टेबल वॉर्स के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, जो कि कई सप्ताह से कई वर्षों तक भी चल सकते हैं। बाकी उनका ये भी कहना था कि भारत को किसी की भी लैंड नहीं चाहिए, लेकिन भारत अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बाकी जिस तरह से आज के वॉर्स बहुत वॉलेटाइल हो गए हैं, तो इस पर बात करते हुए उन्होंने कहना था आज के समय के जो युद्ध हैं वो सडन हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं और इस बात को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है कि कोई भी वॉर कब खत्म होगा और वो कितना लंबा चलेगा। और इसलिए उन्होंने पूरे देश को इस तरह की संभावनाओं के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। बाकी इंडियन आर्म फोर्सेस को लेकर भी उन्होंने कहना था कि उन्हें हर तरह से तैयार रहना होगा। अगर कोई भी युद्ध 2 महीने, 4 महीने, पूरे साल भर, 2 साल या 5 साल तक भी चलता है, तो इस तरह की स्थिति के लिए भी भारत की फोर्सेस पूरी तरह से तैयार रहें। बाकी आज के जो मॉडर्न बैटल्स हैं वो केवल ज़मीन, हवा, पानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो आउटर स्पेस और साइबर स्पेस में भी एक्सटेंड हो चुके हैं। और इसलिए आज के समय में हमें केवल डिफेंसिव प्रिपेयर्डनेस नहीं बल्कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी को भी अपनाने की ज़रूरत है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर से अपना रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए मीडिया इंटरेक्शन में फिर से क्लेम किया है कि कैसे उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाया था। लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट में कुछ अलग चीज़ें भी देखने को मिली। जैसे कि उनकी स्टेटमेंट से तो यही लगा कि उन्होंने पीएम मोदी से बात करी और उनसे कहा कि तुम्हारे और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, और फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी ट्रेड डील नहीं करूंगा क्योंकि तुम लोग परमाणु युद्ध में उलझ जाओगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक उन्होंने पीएम मोदी को यह भी कहा कि कल मुझे फिर कॉल करना, लेकिन हम तुम्हारे साथ कोई भी डील्स नहीं करेंगे या हम तुम पर इतना हाई टैरिफ लगा देंगे कि तुम्हारा सर घूम जाएगा। और ट्रंप के मुताबिक उनके ऐसा कहने के बाद 5 घंटे के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। और ट्रंप का ये भी कहना है कि हो सकता है फिर से शुरू हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे फिर से रोक दूंगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी क्लेम किया था कि इस दौरान करीब 7 जेट्स या उससे भी ज़्यादा शॉट डाउन हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिर से किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय से लेकर भारत के प्रधानमंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं कि दुनिया के किसी भी लीडर ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा था। और जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप पीएम मोदी से फ़ोन पर बात करने वाला दावा कर रहे हैं, जबकि फैक्ट यह है जिसको भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि 22 अप्रैल से लेकर 17 जून तक पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच कोई भी टेलीफोन पर बातचीत नहीं हुई थी। बाकी यहाँ यह संभावना जरूर हो सकती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा पीएम मोदी को कहना चाह रहे होंगे, पर वो बात अलग है कि पीएम मोदी ने शायद उनका फ़ोन ना उठाया हो। और जैसे कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि हाल ही के सप्ताह में भी करीब 4 बार ट्रंप ने पीएम मोदी को कॉल करी थी, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया है। और हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की यही फ्रस्ट्रेशन मीडिया ब्रीफिंग में इस तरह की स्टेटमेंट्स के साथ सामने आ रही है। और हाँ, बाकी प्रेसिडेंट ट्रंप की इस तरह की स्टेटमेंट्स पर हमारे निकम्मे पड़ोसी प्रोपेगेंडा ना करें तो वो हो नहीं सकता है। तो हुआ ये कि इसी स्टेटमेंट में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने फाइटर जेट्स के शॉट डाउन होने वाली बात कही थी, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छी बात नहीं है, $150 मिलियन तक के प्लेन्स शॉट डाउन हुए हैं और हमारे पड़ोस में जो कुछ जाहिल जनता बैठी हुई है उनको लगता है यहाँ पे बात हो रही है भारत के रफाल की। पर उन्होंने एक बार भी गूगल पर जाकर रफाल की पर यूनिट कॉस्ट को चेक नहीं किया होगा। हाँ, अगर वो JF-17, F-16, J-10C इनकी पर यूनिट कॉस्ट को कंबाइन करेंगे तो जाकर $150 मिलियन का आंकड़ा आ सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप यही कह रहे हैं कि 7 जेट्स या फिर उससे भी अधिक गिरे होंगे। बाकी इस पर आपके जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।
और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1959 में 8 असम राइफल्स के राइफलमैन गंगा बहादुर गुरुंग और 1996 में 24 असम राइफल्स के लांस नायक पदम कुमार लिंबू वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में यूएस ओरिजिन के कितने एयरक्राफ्ट हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।